नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे अहम राज्य पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जहां के सियासी समीकरण आप जानते ही हैं और सामाजिक बदलावों की गूंज अक्सर पूरे देश में सुनाई देती है। हाँ, बिहार। बिल्कुल। बिहार की राजनीति हमेशा से बहुत दिलचस्प रही है। हमारे सामने बिहार की आजादी से लेकर अब तक की जो राजनीतिक यात्रा है उससे जुड़े कई स्रोत हैं। हाँ। कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जमीनी और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी। हाँ। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो बिहार की राजनीति की नब्ज पकड़ने में मदद करें। देखिए, यहाँ की कहानी सिर्फ सरकारों के बनने बिगड़ने की नहीं है, बल्कि वो सामाजिक आंदोलन, जातीय अस्मिताओं का उभार और फिर विकास की उम्मीदें, इनके बीच एक लगातार द्वंद्व चलता रहा है। सही कहा आपने। और इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है, बिहार महज एक राज्य नहीं है, ये तो एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की प्रयोगशाला जैसा रहा है। प्रयोगशाला? अच्छा, कैसे? आप देखिए, कांग्रेस का एक छत्र राज था शुरू में। हाँ। फिर जेपी आंदोलन की युग, वो उथल पुथल। हाँ। फिर पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो दौर। फिर सुशासन के नारे लगे और आज का ये गठबंधन युग। हर दौर ने राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं आजादी के ठीक बाद के दौर से, मतलब 1947 से लेके मान लीजिए 1960 तक। स्रोत कहते हैं कि ये बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण युग जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग श्री बाबू कहते थे, वो पहले मुख्यमंत्री बने और करीब 14 साल तक रहे। तो ये स्थिरता का दौर माना जाता है। हाँ, स्थिरता तो थी, बिल्कुल थी। और श्री बाबू के नेतृत्व में देखिए शुरुआती ढांचा खड़ा करने की कोशिशें भी हुई, जैसे शिक्षा में, कुछ हद तक उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं भी थी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उस समय बिहार में एक तरह की, आप कह सकते हैं, राजनीतिक शांति थी। हाँ। लेकिन इसकी एक वजह यह भी थी कि कोई मजबूत विपक्ष था ही नहीं। मतलब कांग्रेस ही सब कुछ थी। हाँ, कांग्रेस ही सत्ता थी और सत्ता ही कांग्रेस। पर यहीं से दिक्कतें भी शुरू हुई, जैसा कि अक्सर होता है इतने लंबे शासन में। क्या दिक्कतें? पार्टी के अंदर गुटबाजी, सत्ता के क्या कहते हैं, दुरुपयोग की शिकायतें, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगी। स्रोत इशारा करते हैं कि जमीनी स्तर पर जो सत्ता थी वो कुछ खास समूहों के हाथ में केंद्रित होती जा रही थी। मतलब ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा था, स्थिरता थी, लेकिन अंदर ही अंदर भविष्य की अस्थिरता के बीच पड़ रहे थे। बिल्कुल। और ये अस्थिरता 60 के दशक में दिखने भी लगी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि 1960 के बाद बिहार में जल्दी जल्दी सरकारें बदलने लगी, कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जी। ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ अंदरूनी कलह वजह थी या कुछ और भी था? देखिए, अंदरूनी कलह तो थी ही, लेकिन 60 का दशक पूरे देश में ही बदलाव का समय था। हाँ, वो तो था। बिहार में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उभर रहे थे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही थी और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की बातें थीं, उसको लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। अच्छा। कांग्रेस का वो करिश्मा जो आजादी के वक्त था, वो अब कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। और इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी शख्सियत का राष्ट्रीय पटल पर उभार हुआ जिनका केंद्र बिहार बना। आप जेपी की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण? बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। जेपी आंदोलन, ये तो भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और हाँ, इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी, 1974 का वो छात्र आंदोलन। जी हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं कहते, बल्कि संपूर्ण क्रांति की पुकार बताते हैं। ये था क्या असल में? मतलब संपूर्ण क्रांति से मतलब क्या था? देखिए, जेपी का नारा संपूर्ण क्रांति सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित नहीं था। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनका आह्वान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मतलब हर स्तर पर व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने का था। भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो तानाशाही प्रवृत्तियां दिख रही थीं, उनके खिलाफ ये एक जन आंदोलन बन गया। पटना के गांधी मैदान से उठी ये आवाज देखते देखते पूरे देश में फैल गई। हाँ, और इसने न सिर्फ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को चुनौती दी, बिल्कुल, बल्कि राजनीति में एक नई पीढ़ी को भी जन्म दिया, जैसा आप कह रहे थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आंदोलन से आप देखिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये सब नेता निकले। हाँ, जो बाद में दशकों तक बिहार और देश की राजनीति पर छाए रहे। बिल्कुल। फिर 1975 में इमरजेंसी लग गई और बिहार उसके विरोध का एक बड़ा गढ़ बना। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान बिहार में जिस तरह का प्रतिरोध हुआ, उसने कांग्रेस के ताबूत में, कह सकते हैं, आखिरी कील ठोकने का काम किया। निश्चित रूप से
जेपी आंदोलन और इमरजेंसी ने बिहार में कांग्रेस का जो दशकों पुराना वर्चस्व था उसे लगभग खत्म कर दिया। तो यहाँ से गैर कांग्रेसी राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन सत्ता का समीकरण बदलना एक बात है और सामाजिक समीकरण बदलना दूसरी बात। अच्छा। और उसकी शुरुआत हुई अगले दशक में कर्पूरी ठाकुर के साथ। कर्पूरी ठाकुर जी। बिहार के एक और कद्दावर नेता, 80 के दशक में वो मुख्यमंत्री बने। उनका जिक्र आते ही कर्पूरी फॉर्मूला की बात होती है। जी हाँ। हमारे स्रोतों में इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर बताया गया है। ये फॉर्मूला था क्या और इसका असर क्या हुआ, समझाएंगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल, कर्पूरी फॉर्मूला आरक्षण से जुड़ा था। अच्छा। लेकिन ये उस समय के हिसाब से काफी, यूं समझिए, अनूठा था। कैसे? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अंदर भी जो अति पिछड़ी जातियां थी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया। अच्छा, आरक्षण के अंदर आरक्षण। हाँ, एक तरह से। और साथ ही आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण थे और महिलाएं थीं, उनके लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण रखा। ये एक तरह से आरक्षण के अंदर न्याय का प्रयास था। ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है। जी, और इसका असर जबरदस्त हुआ। इसने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई, एक दावेदारी पैदा की। मतलब अब वो भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। बिल्कुल। जो सत्ता अब तक मुख्य रूप से ऊंची जातियों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब उसका आधार कहीं ज्यादा व्यापक हो गया। और यहीं से बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी और ज्यादा मुखर हो गई। तो जेपी आंदोलन ने राजनीतिक विकल्प दिया और कर्पूरी फॉर्मूले ने सामाजिक समीकरणों को गहराई से बदल दिया। ये बिहार की राजनीति में एक बड़े शिफ्ट का दौर था, है ना? हाँ बिल्कुल, एक नींव रखी गई आने वाले बदलावों की। और फिर आया 1990 का दशक, जिसने बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा दिया, एक नया मुहावरा दिया, लालू प्रसाद यादव। हाँ, 1990 में लालू यादव का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी? हाँ, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि उनका उदय महज एक नेता का सत्ता में आना नहीं था। ये वर्षों से हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के राजनीतिक उभार का प्रतीक था। उनका एक नारा जो काफी विवादित भी रहा, भूरा बाल साफ करो। हाँ, सुनाए। इसका निशाना कथित तौर पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी ऊंची जातियों के वर्चस्व पर था। जी, ऐसा कहा जाता है। ये उसी सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा करता था। उन्होंने पिछड़ों और मुस्लिमों का एक मजबूत वोट बैंक बनाया, जिसे MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहा गया। हाँ बिल्कुल। सामाजिक न्याय उनकी राजनीति का केंद्रीय नारा बन गया। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनके शासनकाल में पहली बार समाज के एक बड़े दबे कुचले हिस्से को ये एहसास हुआ कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है, उनकी भी आवाज सुनी जा रही है। हाँ, ये बात सही है। लल्लू यादव का अपना एक अंदाज था, सीधा, ठेठ, जिसने उन्हें जनता के एक बड़े वर्ग से सीधे जोड़ा। ये पहलू बिल्कुल सही है। उनमें करिश्मा था, इसमें कोई शक नहीं, जिसने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में एक आत्मसम्मान और राजनैतिक आत्मविश्वास जगाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोतों का दूसरा पहलू ये भी है कि इसी 15 साल के दौर पर, मतलब लालू जी और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी का शासन, इस पर जंगल राज के गंभीर आरोप लगे। हाँ, ये शब्द तो बहुत इस्तेमाल हुआ। कहा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, अपहरण एक उद्योग बन गया, विकास के काम ठप हो गए और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। अच्छा। कई स्रोत इस विरोधाभास को रेखांकित करते हैं। एक तरफ सामाजिक सशक्तिकरण का दावा, दूसरी तरफ गवर्नेंस का पूरी तरह से पतन। तो ये एक तरह का दोहरा सच था। मतलब सामाजिक आवाज तो मिली, पर विकास और सुरक्षा शायद पीछे छूट गए। हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर उभरती है स्रोतों से। और शायद इसी वजह से 2005 में बिहार की जनता ने एक बड़े बदलाव के लिए वोट किया। बिल्कुल। और वो बदलाव लेकर आए नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नारे के साथ। बिल्कुल, 2005 में नीतीश कुमार का सत्ता में आना लालू राबड़ी के 15 साल के शासन का अंत था और उनका मुख्य चुनावी वादा ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने आते ही कुछ चीजों पर तेजी से काम किया, जैसे सड़कों की हालत सुधारी। हाँ, सड़कें तो बदली, बिजली व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की और सबसे बढ़कर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा किया। तो ऐसा लगा जैसे राजनीति का फोकस अब सामाजिक समीकरणों से हटकर विकास और प्रशासन पर आ गया। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगा, फील तो यही थी। उनके कुछ काम तो काफी चर्चा में रहे, जैसे लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना। हाँ, साइकिल योजना।
या पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना। जी, ये भी। स्रोतों में इन योजनाओं का जमीनी असर भी दर्ज है, खासकर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, इनका असर तो हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही। गठबंधन भी तो खूब बदले। हाँ, ये तो है। ये उनके राजनीतिक सफर का एक अहम और अक्सर विवादित पहलू रहा है। बिल्कुल। उन्होंने शुरुआत भाजपा के साथ की, फिर 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे थे, उस मुद्दे पर उनसे अलग हो गए, अकेले चुनाव लड़ा। फिर राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर सरकार बनाई। हाँ, 2015 में। और फिर वापस भाजपा के साथ चले गए, फिर दोबारा राजद के साथ गए और अब फिर भाजपा के साथ हैं। बाप रे, काफी उथल-पुथल। स्रोत बताते हैं कि ये लगातार बदलते समीकरण दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति में विकास के एजेंडे के साथ साथ सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक और जातीय समीकरण साधना कितना जरूरी है। मतलब सुशासन के साथ साथ सुविधा की राजनीति भी चलती रही? हाँ, कह सकते हैं, या यूं कहिए कि राजनीतिक मजबूरी। और यहीं से हम बिहार के राजनीति के मौजूदा दौर में पहुंचते हैं, ये गठबंधन का युग, जो लगभग 2015 के बाद से और ज्यादा हावी हो गया है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अब किसी एक दल या एक गठबंधन का स्थायी दबदबा नहीं रहा, लगातार अस्थिरता बनी हुई है। सही कहा आपने। ये दौर पूरी तरह से गठबंधनों के बनने बिगड़ने का है। नीतीश कुमार इसके लिए केंद्र में रहे हैं, जाहिर है, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी राजद के नेता के तौर पर एक प्रमुख युवा चेहरे बन गए हैं। हाँ, उन्होंने पिछले चुनावों में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। जी। स्रोत बताते हैं कि आज भी बिहार की राजनीति उन्हीं पुराने सवालों के इर्द-गिर्द घूम रही है। जैसे? देखिए, जाति समीकरण अभी भी बेहद प्रभावी हैं। आरक्षण का मुद्दा हमेशा सतह पर आ जाता है। विकास और सुशासन की उम्मीदें हर चुनाव में जोर पकड़ती हैं और युवाओं के लिए रोजगार वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इस दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जाहिर है, राजनीतिक अस्थिरता और विचारधारा से ज्यादा ऐसा लगता है मौके के हिसाब से बनते बिगड़ते गठबंधन। स्रोत इस बात पर भी इशारा करते हैं कि इस लगातार बदलाव से शासन की निरंतरता और जो लॉन्ग टर्म विकास योजनाएं होती हैं, उन पर असर पड़ता है। जाहिर है, असर तो पड़ता है। जब सरकारें स्थिर नहीं होंगी तो नीतियां कैसे स्थिर रहेंगी? तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, आजादी के बाद कांग्रेस का लंबा स्थिर शासन जिसमें अंदरूनी कमजोरियां पनपी, फिर 70 के दशक में जेपी आंदोलन जिसने राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया और नए नेताओं को जन्म दिया। बिल्कुल। 80 के दशक में कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति को नई दिशा दी। जी। 90 का दशक लालू यादव के सामाजिक न्याय और MY समीकरण के नाम रहा, लेकिन साथ ही जंगल राज के आरोपों से भी घिरा। हाँ, वो विरोधाभास। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास को एजेंडा बनाया, पर गठबंधनों की राजनीति में उलझते चले गए। और अब बिहार पूरी तरह से गठबंधन और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में है। ये बिल्कुल साफ है, और हमारे स्रोत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार ने हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। आप देखिए, चाहे वो जेपी जैसा आंदोलन हो जिसने केंद्र की सत्ता बदल दी, चाहे कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव जैसे नेता हों जिन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया, या फिर नीतीश कुमार के गवर्नेंस और गठबंधन के प्रयोग हों, बिहार में जो राजनीतिक प्रयोग होते हैं, जो सामाजिक बदलाव आते हैं, उनके धमक दिल्ली तक महसूस की जाती हैं। हाँ। यहाँ की जमीनी हकीकत समझे बिना भारतीय राजनीति की पूरी तस्वीर समझना नामुमकिन है। और चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पर हमारे स्रोत सीधे जवाब तो नहीं देते, पर सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, पूछिए। क्या बिहार की राजनीति हमेशा इसी तरह जातीय पहचान की गोलबंदी और विकास की आकांक्षाओं के बीच झूलती रहेगी? क्या भविष्य में कोई ऐसा नया राजनीतिक मॉडल या नेतृत्व उभर सकता है जो इन दोनों खांचों से ऊपर उठकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर एक टिकाऊ और समावेशी रास्ता बना सके? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये संतुलन साधने की कोशिश ही बिहार की नियति बनी रहेगी? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए है। बिल्कुल, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।